Welcome students. Today now we will discuss about the 13th part of solid state hexagonal closed pack structure. जैसा कि प्रीवियस वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा था, दो तरह के स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्राप्त किया 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, एक HCP और एक CCP, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आज हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के इनके डिटेल्स के बारे में। ऐसे तो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर HCP और CCP दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, फिर भी इनका अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का है। सो वी विल सी फर्स्ट टुडे द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए ए हेक्सागोनल कैसे है। ये जो बीच का जो आप देख रहे हैं आइटम, दिस वन, ये अपने प्लेन में, अपने लेयर में 1 2 3 4 5 6 एटम से घिरा हुआ है। वो हेक्सागोनल ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट भी कहते हैं। और इनके ऊपर एक 3 एटम्स का लेयर है और उसके बाद फिर रिपीट होता है जैसा फर्स्ट लेयर था। इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए सपोज दैट ए फर्स्ट लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दैट इज ए। उसके ऊपर में ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसको हमने कवर किया है सेकेंड लेयर के एटम से। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट बनता है जो AB होता है, मीन्स सेकेंड लेयर जो बी है इसको हमने रखा है, इस वॉइड को हमने कवर किया है, इसको डिप्रेशन में रखा है, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद इनके नीचे देखिए ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, क्योंकि ए वॉइड 4 एटम से घिरा हुआ है, एक ऊपर और 3 नीचे। तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कैसे करेंगे, उसके नीचे में एक एटम डालेंगे। तो इस तरह से जो नीचे का जो अरेंजमेंट होगा वो एग्जैक्ट ए की तरह होगा, मीन्स ए बी इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। तो अब जैसे ये मान लीजिए कि एक प्लेन में ये हमारा अरेंजमेंट है, उसके ऊपर में जो हम 3 एटम्स रखते हैं तो वो क्या होता है कि एक एक वॉइड को छोड़ करके वो अरेंज होता है। जैसे देखिए ये एटम है तो ये इस वॉइड को कवर करेगा, उसके बाद ये वॉइड यहाँ पे छूट जाएगा, ये एटम इस वॉइड को कवर करेगा, उसके बाद ये वॉइड यहाँ पे छूट जाएगा और ये एटम इस वॉइड को कवर करेगा, मीन्स अल्टरनेट वॉइड जो है एम्प्टी होता जाएगा। तो ये आपका बी टाइप अरेंजमेंट हो गया। ए टाइप अरेंजमेंट है, ए बी इस तरह से अरेंजमेंट है। तो बी ए के बाद के बी आएगा, मीन्स ये जो एटम है इनका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहे HCP का, तो कोई भी एक एटम जितने पार्टिकुलर एटम जितने अनदर एटम से घिरा हुआ है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। किसी एक एटम को लेके चलते हैं तो बाकी सबका एक ही जैसा होगा। तो देखिए ये जो है 6 एटम से यहाँ घिरा हुआ है, उसके बाद इसके ऊपर में ये 3 एटम रखा हुआ है, तो 6 और 3 9 हो गया। फिर उसके नीचे यही बी आएगा, मीन्स 3 एटम उसके नीचे है, मीन्स यह जो एटम है 6 और 3 9 और उसके नीचे 3, टोटल 12 एटम से ये एटम घिरा हुआ है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP हो जाएगा 12, या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इज इक्वल टू 12 हो गया। अब जो है ए इस प्लेन से इस प्लेन की दूरी C होता है, दिस इज C।
यहां से लेकर के दिस इज द डिस्टेंस, इस प्लेन से इस प्लेन की दूरी c हो गई। तो ये जो बीच में रखा हुआ है, तो यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी है, ये c/2 हो गया, हाफ हो जाता है। तो ए सी और ए में एक रिलेशन डेराइव किया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे c दिखाया है। तो c/a इज इक्वल टू होता है, रेशियो है 1.63। इट इज द डिराइव फॉर्मूला, इसे डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट को याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है? नो, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव द ग्रेटर देन 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हैविंग द सेम स्फीयर्स, हैविंग आइडेंटिकल स्फीयर। अगर यही स्फीयर हम लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैनॉट बी ग्रेटर देन 12। लेकिन अगर हम इस वॉइड में अगर छोटा छोटा एटम डाल देंगे तो इनका वॉइड और कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, एक अनदर साइज का बॉल डालना होगा, उसका साइज अलग हो जाएगा। तो अगर हम सेम साइज का लेते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हर हाल में 12 ही रहेगा। सो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर cannot be more than 12 at any cost having identical spheres. More than 12 having identical spheres. अगर हम स्फीयर का साइज को चेंज कर देंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाए, परंतु हमारा सिमेट्री क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कितना हो गया, 12 हो गया। इनके एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में देखा था, ये सॉफ्ट मेटल जनरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, टाइटेनियम, दीज आर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ अब जो है हमें देखेंगे कि इनका पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो उसे हम इवैल्यूएट करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, द वॉल्यूम occupied by effective number of atoms divided by volume of unit cell, that is the packing fraction। और उसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। नाउ वी विल कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP PF। तो PF का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इफेक्टिव एटम हमारे पास कितना है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा यूनिट सेल है, दिस इज। तो इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसे हम लोग देखते हैं। ये है यूनिट सेल। अब देखिए ये जो पार्ट है इस वन, यहां 120 डिग्री एंगल है, तो एक एटम का पार्टिसिपेशन HCP यूनिट सेल में 1/6 होता है, ये जो सराउंडेड है उसका। तो इस तरह से टोटल सराउंडेड हमारा है ये 12 एटम। तो अगर हम इफेक्टिव एटम्स निकालते हैं, हियर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स
तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास ये 12 है, जो बाहरी ए कवर्ड है सेंट्रल एटम से, तो 1/6 इंटू 12 एक एटम का पार्टिसिपेशन यहाँ पे 1/6 है, क्योंकि यह इसी तरह से 3 अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, 3 ऊपर 3 नीचे से ए घिरा हुआ होता है, उसमें इसका पार्टिसिपेशन होता है। और ये जो है इनका, इसमें भी इनका आधा पार्टिसिपेशन है इसका, और फिर दूसरे HCP अरेंजमेंट में इनका आधा है। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 2 है, तो 1/2 इंटू 2 इनका पार्टिसिपेशन हो गया इस HCP यूनिट सेल में। और ये जो देख रहे हैं 1 2 और 3, इनका पूरा पार्टिसिपेशन इस यूनिट सेल में है, मीन्स 1 2 3 प्लस 3 हो गया। तो टोटल देखिए कितना हो गया, 2 1 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इसमें टोटल 6 हो गया, बट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। नाउ अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स, वॉल्यूम पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम, ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 6 एटम है, और एटम जो है हमारा स्फेरिकल है, और इनका रेडियस जो है r है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो a हम मानते हैं। सो a इज इक्वल टू 2r, ये हमने सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में भी देखा है, a बराबर एज लेंथ हो गया a एंड दिस इज इक्वल टू 2r। तो 6 इंटू इनका वॉल्यूम स्फीयर का हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इनका रेडियस r है। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इनका जो बेस का जो अरेंजमेंट है बेसल प्लेन का, उनका हम पहले एरिया निकाल लेंगे। अगर हम इनका एरिया निकाल लेते हैं और इसको हम हाइट से गुना कर देते हैं c से, तो इनका वॉल्यूम निकल जाएगा यूनिट सेल का। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल इक्वल टू एरिया ऑफ बेसल प्लेन, एरिया ऑफ बेसल मीन्स बेस का जो प्लेन है बेसल प्लेन इंटू हाइट। तो बेस प्लेन जो है इनका एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर ये सेंटर है और इस सेंटर से हम यहां से इसको मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इसी तरह से अगर सभी को मिला देते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर सबका एरिया निकाल देते हैं तो इसका एरिया निकल जाएगा बेसल प्लेन का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड, ये साइड है ए भी ए है, दिस वन इज ऑल्सो ए। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर एंड हाइट है c, दिस इज द हाइट c, ठीक है, दिस इज द हाइट c। अब हम इसे रेशियो ले लेते हैं, PF इक्वल टू, सो PF इक्वल टू क्या हो गया, सबसे पहले इसको लिखना है 6 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल 6 इंटू, सॉरी
ये जो है एक ट्रायंगल का हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पे 6। तो ये हो गया 6 इंटू √3/4 इंटू a² इंटू c। तो देखिए ये क्या हो गया यहाँ पे, 3 से कैंसिल हो गया, 8πr³ 8πr³ डिवाइडेड बाय 2 2 4 2 3 6, ये हो गया 3√3 a² c, और ये जो है 2 ऊपर चला गया इंटू 2 इक्वल टू हो गया 16πr³ डिवाइडेड बाय 3√3 a² c। नाउ अब हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू 2r होता है। हम ऐसा करते हैं कि a को r के टर्म में लिखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे we know that a is equal to 2r, तो putting the value of a here 16πr³ divided by 3√3 and a की जगह 2r होल स्क्वायर इंटू c। तो उसके बाद हो गया 16πr³ डिवाइडेड बाय 3√3 4r² इंटू c, r² कैंसिल आउट, यहाँ पे r बचेगा, तो इक्वल टू हो गया 16πr² डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू, ये 4 से काट दीजिए इसको, 4 हो गया 4πr² डिवाइडेड बाय 3√3 c, सॉरी ये r हो गया πr, 4πr बाय 3√3 c। नाउ अब r को जो है यहाँ पे a के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि एक वैल्यू है जो ये फिक्स है वैल्यू, c/a इज इक्वल टू होता है 1.63, c/a इज इक्वल टू 1.63, ये वैल्यू डिराइव्ड है c और a के बीच का जो रेशियो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r को a के टर्म में लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, सो 4π इंटू a डिवाइडेड बाय 6√3 इंटू c, कट गया 2 3, सो 2π a डिवाइडेड बाय 3√3 c है इक्वल टू 2π a डिवाइडेड बाय 3√3 c। अब देखिए c/a इक्वल टू है 1.63, हम a/c यहाँ पे उसको 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.63। तो a जो है 2π डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू 1/1.63, इसको इवेल्युएट करेंगे, पाई का मान यहाँ रख देंगे 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.732। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 0.74, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 0.74। सो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। अब अगर हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, तो क्या करेंगे, 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज में आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इसे परसेंटेज में हम लिखते हैं, और वो हो जाएगा 0.74 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 74% इनका जो है ए पैकिंग एफिशिएंसी है। मीन्स
74% जगह एक कवर किया हुआ रहता है और बाकी एम्प्टी स्पेस कितना हो गया इनका, 100 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एम्प्टी स्पेस परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस 74 इक्वल टू 26%. दिस इज द एम्प्टी स्पेस. सो इस तरह से HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, एम्प्टी स्पेस 26% एंड पैकिंग फ्रैक्शन अगर पूछेगा तो 0.74. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और उनका पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे. तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स. ओके, थैंक्स.